हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज का पेपर जो आया बहुत ही बढ़िया आया। बहुत डिफिकल्ट इसको नहीं कह सकते हम लोग, और मतलब कह सकते हो इजी टू मॉडरेट आया, जहाँ बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते थे। अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, बट इस चीज़ को लेके घबराना नहीं है कि आगे डिफिकल्ट होगा। पेपर जितना भी टफ होगा, नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, तो फिर टेंशन किस बात का है। रिलैक्स रहो, एकदम मस्ती में रहो एकदम, ठीक है। और बस रिव्यू को देखो, वहां से चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। रिव्यू में जो मतलब बताऊंगा मैं, क्वेश्चन जो आज आया है और उससे रिलेटेड क्या आ सकता है, ये सभी चीजें बताऊंगा, आप उसको पढ़ लोगे। बट एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि पेपर का लेवल जो है ना, कुछ ऐसा नहीं है कि वोकैबलरी में हमको कुछ बहुत ज्यादा रट के जाना था आज के शिफ्ट में। आज आपने कहीं से भी वोकैब, अगर किसी का भी कोर्स, इवन मेरा भी कोर्स नहीं भी लिया होता, किसी का नहीं लिया होता ना, तो भी आप आराम से कर लेते। यूट्यूब की फ्री कोर्सेज है ना, आप जैसे मैंने पूरा वोकैब भी करा रखा है यूट्यूब पे, इंग्लिश ग्रामर भी करा रखा है, बेसिक जीके भी करा रखा है। ये सभी चीजें करके भी आप जाते ना, तो पेपर आपका अच्छा जाता ओवरऑल, ठीक है। आज मुझे नहीं लगता कि आज कहीं से बहुत हाई प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए था। आज का जो शिफ्ट था उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो बेसिक बेसिक सी चीजें पूछी गई, वो चीजें मैं दिखा रहा हूँ अभी। और ये जरूरी नहीं कि आगे के शिफ्ट में भी ऐसा आए, आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, नो डाउट, बट होगा भी तो टेंशन नहीं लेना है आपका, वो सब चीजें मैनेज हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। और एक चीज, ये जो मॉक टेस्ट है मैंने फ्री कर दिया है, बात सुनो ध्यान से, इसका कोई पैसा नहीं है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। जिसका आगे एग्जाम है, A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, वाई ग्रुप की ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओ। यहाँ पे 25 मॉक टेस्ट है, तो अभी आपके बस की नहीं है कि 25 लगा लोगे, कम से कम 3-4 मॉक टेस्ट लगा लो। जिसका आज शाम को है उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, जिसका कल परसों है, जिसका कल है एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट लगा लो, ताकि कुछ सीखने के लिए मिले, अगर आपने कहीं से नहीं लगाया तो वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट हमने फ्री कर दी है, क्योंकि एक्स का मॉक टेस्ट हमने बनाया नहीं था, नेक्स्ट टाइम बनेगा। तो वाई की मॉक टेस्ट लगाओ एग्जाम से पहले, उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मतलब एज इट इज देखने के लिए आपको मिल गए इस बार के एग्जाम में भी, वो खुद आप बोलोगे एग्जाम के बाद। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था ना, काजीरंगा नेशनल पार्क। देखो लास्ट का जो रगा का मॉक टेस्ट था ना, रगा मॉक टेस्ट, ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना, कट ऑफ की बैंड बजेगी और घर में सहनाई, थंबनेल देखना, उसका क्वेश्चन था। मैंने वहां से क्वेश्चन भी पूछा था कि बताओ काजीरंगा किस चीज के लिए फेमस है। कुछ लोगों को पता था, उन्होंने कमेंट में बताया भी था। तो वहीं से एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, तो आसाम में है। जो कि फेम, देखो आगे पूछ सकता है ये चीज, नो डाउट, कि वो किस चीज के लिए फेमस है। एयरफोर्स देखो ऐसे ही करता है, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, नेवी का वैकेंसी आ गया। ये आज के शिफ्ट में जो पेपर में पूछे है ना, आगे चल के उसी से रिलेटेड कुछ पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये फेमस किस चीज के लिए है, तो एक सिंग वाले रिनर्स के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज है पूछ सकता है आपका। खैर आज के लिए पूछा था कि ये कहाँ पर है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार, देखो अगर मैं ये बोलूँ ना कि हमारा करंट अफेयर का पीडीएफ देखो, उसमें मैंने दिया है, तो मैंने कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ दिया, एक बेसिक सी चीज थी। मैं अगर करंट अफेयर का पीडीएफ नहीं भी सेल कर पाता ना, नहीं भी करता अगर ना, तो ये चीज आप यूट्यूब से पढ़ के आंसर कर दिए होते। 2022 में लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज मिला, ये एनी अर्नॉक्स को मिला है। तो ये जो चीज है, मैं इसका क्रेडिट तो बिल्कुल नहीं लूंगा कि मैंने थोड़ी दिया। जो इंटरनेट पे अवेलेबल थी वो चीजें मैंने इकट्ठा करके आपको दे दिया। अब डिपेंड करता है कि आप में से कितने लोग पढ़ते हैं नहीं। और ये जो चीज मैं कहूँ कि सीडीएस बताओ, जो भी मेरे को लगता है एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके जुबान पे एयरफोर्स नेवी और आर्मी, ये सभी की कौन हेड है, सीडीएस के हेड कौन है, मतलब डिफेंस से रिलेटेड ये सभी चीजें उनको क्लियर होती है, वो लोग इन्फॉर्मेशन रखते ही रखते हैं। तो ये भी मैंने लगता है कि मेरे को कुछ बताया नहीं बताया कोई फर्क पड़ता है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। तो ये बेसिक से 3 क्वेश्चन जो सामने के है ना, अगर मैं पढ़ाता नहीं पढ़ाता तो भी आप आंसर करके आ जाते, तो बिल्कुल श्रेय लेना बेवकूफ़ी है मेरे जैसे इंसान या फिर किसी भी इंसान के लिए। बेसिक से क्वेश्चन थे। बाकी मैथमेटिक्स के लिए अगर आप सोच रहे हो मैथ की क्वेश्चन, तो मैथ के क्वेश्चन के लेवल ठीक है वाई ग्रुप में, तो आप वहां से हमारी पीडीएफ, पेड पीडीएफ जो है, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो हमारी जो भी पीडीएफ है करंट अफेयर की। वैसे पीडीएफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, बट मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन आज के आए हैं, तो मैं पीडीएफ में देता नहीं देता आप आंसर कर लेते, ठीक है। बाकी रीजनिंग विजनिंग जितनी भी है ना, हमारे 80% से ज्यादा हमारे सेम पैटर्न पे आए हैं इस बार के एग्जाम में भी, और आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। तो पीडीएफ को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो 7279047787 पे। बट आगे के एग्जाम में ध्यान रखना, डिफिकल्ट करेगा पेपर। देखो एक है हर्डल, अगर हर्डल आपको नहीं भी कोई पढ़ाता ना यूट्यूब पे आके, तो आप सबको पता है हर्डल का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। तो हर्डल का मतलब बाधा, ये तो यूट्यूब पे ही करा रखा था। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, ऑब्स्टेकल या फिर बैरियर क्रिएट करना, ठीक है। कहते हैं ना कि हील करो किसी चीज को, जो चीजें थोड़ी सी खराब हो गई है, मतलब कहीं चोट लग गई है, तो उसको हील करो, मतलब वो ताकि ठीक हो जल्दी। तो हील का मतलब होता है कोई चीज को ठीक करना, और उसका उल्टा हो जाता है एग्रावेट।
एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, बद से बदतर करना। सुने हो आप लोग, एग्रावेट कर रहे हो, सिचुएशन को खराब कर रहे हो, उसको कहते हैं हम लोग एग्रावेट। ये जो चीजें हैं एकदम बेसिक सी, मैंने सच बोलूं ना, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। अगर मान लो कल गए ना पूछ देना, चल बता बेटर का मतलब क्या होता है, बेटर का सिनोनिम, तो ये भी मतलब थोड़ा सा लग रहा है ना कि तो बहुत इतना इजी। तो वही चीज है, ये सभी चीजें हार्डल करना, हील करना, ये सभी चीजें पबजी वाले जानते होंगे। ठीक है, हील करना, दिन भर चिल्लाते हैं भाई हील कर लो हील कर लो, थोड़ा सा भी डैमेज पड़े तो वही सब चीजें बेसिक सी वर्ड्स मीनिंग पूछी गई है। बाकी ये क्वेश्चन देखो मेरे हिसाब से बिना पढ़े भी आंसर मार देते। जिस एक ऐसी औरत जिसका हस्बैंड मर गया हो, डेथ कर गया हो, उसको वीडो कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लग रहा है ना कि बिल्कुल भी एकदम बहुत इजी पूछा गया है। और जो आपका ये थोड़ा सा अलग टाइप का था, T20 कप, जो क्रिकेट देखते होंगे उन्हीं को पता था कि कहाँ पे हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। ठीक है, तो हो सकता है कि आगे क्या पूछा था, कंट्री का नाम या फिर ये पूछा था इसका वेन्यू पूछा था, एग्जैक्टली कहाँ था, तो मुझे पता नहीं, बस क्वेश्चन कहा था बच्चे ने कि T20 से रिलेटेड सवाल आया था, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बाकी एग्जैक्टली क्या है आप कमेंट करके और भी क्वेश्चंस क्या है ना वो बताओगे, क्योंकि पूरी क्वेश्चन 100% सही मिल पाना पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा था कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो ऑब्वियसली गई देखो, जिस स्टेट में राज्यपाल हैं उस स्टेट में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, तो वहां के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना वही उनको शपथ दिलाते हैं। तो खैर ये तो आज के एग्जाम में आ गया, बट आगे एक चीज पूछ सकता है कि राज्यपाल बनने के लिए ना, गवर्नर बनने के लिए ना आपको मिनिमम कितना एज होना चाहिए, और राज्यपाल का जो होता है कार्यकाल कितने टाइम का होता है, मतलब टीन्योर कितने टाइम का। तो देखो ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो एज मिनिमम उनकी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए गाइस, आपको अगर दिमाग आ रहा होगा दिमाग में, तो कुछ लोग कह रहे होंगे कि 18 साल। ऑप्शन पता है कैसे क्रिएट कर सकता है, 18 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल। अब बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे बताने से पहले। ठीक है, कमेंट करके बताओ आपके माइंड में क्या आ रहा है कि राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए। देखो मैक्सिमम लोग 18 या फिर 25 मारेंगे, बट दोनों गलती है, ये 35 ईयर्स है। इनकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। इनका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है आपको याद रखना चाहिए। टर्म्स लिख दो, 5 ईयर्स 5 साल के लिए होते हैं। तो ये सभी कुछ भी पूछ सकता है आगे चल के, एज पूछ देगा, मिनिमम कितना होना चाहिए, टर्म्स कितना, कार्यकाल, टेन्योर होता है 5 ईयर्स का। अब ग्रीगैरिया जो समूह में रहते हैं, तो जो समूह में रहने वाले उनका उल्टा क्या होता है, जो अकेले रहते हैं, रिक्लूज है या फिर इंट्रोवर्ट है। बहुत ईजी सा वर्ड मीनिंग पूछ रहा है। ठीक है, पैसेज था ड्रग से रिलेटेड, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से थे, और उससे भी शायद सिनोनिम पूछा हुआ था पैसेज में। पैसेज बच्चे कह रहे हैं बहुत आसान लग रहा था सर, पढ़ के समझ में आ रहा था कि क्या था। और देखो आज जो फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे उतना क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, सारे मतलब उथल पुथल मचाए रहते हैं। ठीक है, तो वही सब चीजें। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, अगर ऑप्शन में वैक्यूम था तो वैक्यूम होना चाहिए। समटाइम जैसे क्वेश्चन को ना देखो ये होता है, जैसे मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड कर देगा, 4 ऑप्शन डिपेंड क्रिएट कर देगा, और वो ऑप्शन पे भी समटाइम डिपेंड करते हैं। और ऑप्शन तो मुझे बताया नहीं, क्योंकि देखते हैं वैक्यूम का जो जितना ठोस होगा उसमें ज्यादा, सॉरी साउंड का जो जितना ठोस होगा उसमें ज्यादा उसका स्पीड होगा, लाइट जितना वैक्यूम होगा उतना स्पीड ज्यादा होगा। तो अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे भी, अगर वैक्यूम ऑप्शन में था, निर्वात ऑप्शन में था, तो ये सही होगा। अब जो देखो अभी रिसेंटली मैंने जो टॉप 52 रूल्स इंग्लिश के कराए थे, उसमें मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे, याद है ना, दिमाग लगाओ। मैंने कहा था इफ के साथ अगर हैड है तो आगे क्या होगा, वुड प्लस हैव आएगा। मैंने 2-3 चीजें पढ़ाई थी। अगर इफ के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आगे चल के जो है फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है। मैंने और पढ़ाया था इफ के साथ अगर हैड लगा है तो आगे चल के वुड हैव लगेगा। ठीक है, इधर मैंने क्या लिख दिया, वुड हैव प्लस में V3 लगता है, ये मैंने पढ़ाया था। वुड हैव प्लस में V3 लगता है। अगर इफ के साथ ना पास्ट इंडिफिनिट का कोई सेंटेंस आया तो आगे चल के क्या लगेगा बताओ, वुड लगेगा। ठीक है, वुड प्लस V1 लगता है। अगर कोई इमेजिनरी सेंटेंस है तो इफ के साथ सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वर का यूज होता है, और आगे वुड प्लस में V1 का यूज होता है। तो ये सभी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी कंडीशनल सेंटेंसेस में, तो वहीं से एक क्वेश्चन आया। ये सभी चीजें फ्री वाली है, कोई पेड नहीं था। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ अभी, तो मेरे को नहीं लगता कि इंग्लिश के लिए आपको कहीं पैसा वैसा इन्वेस्ट करके पढ़ना पड़ा हो। आज के शिफ्ट के लिए सब कुछ फ्री से ही काम चल गया होगा। देखो मैथ का जो क्वेश्चन था ना, वो मैथ के एग्जैक्टली क्वेश्चन तो मेरे को नहीं मिल पाए, कुछ लोग बस बता रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन था। देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना कि LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जिसको आप लोग कहते हो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जैसे दे देता है ना कि देखो अगर मान लो LCM किसी चीज का 288 है, SCF फाइंड आउट करो। अगर फर्स्ट नंबर कुछ भी है x है और सेकंड नंबर मान लो कोई वैल्यू दे रखा है,
तो आपको एलसीएफ मतलब एचसीएफ निकालना हो या फिर एलसीएम एचसीएफ पता है तो फर्स्ट नंबर दिया तो सेकंड नंबर निकालना हो, तो उस पे बेसिस एक क्वेश्चन था जो कि आप इजीली निकाल सकते थे। ठीक है, एक वर्ड है स्पेल्ट वर्ड में नोटिसेबल का, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। तो नोटिसेबल का करेक्ट वर्ड कौन सा था, ये चीज आपसे पूछा गया था जनाब। तो ओवरऑल आप इंग्लिश का पेपर देख रहे हो कि एकदम बच्चा टाइप का पूछा गया था, कर लो ठीक है, ना कर लो तो भी ठीक है। अब एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन पूछे गए थे, नरेशन से एक क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो के एंड तक बने रहना, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ आपको। कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो होता है, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, तो इसके साथ टू प्रीपोजिशन यूज होता है। अभी तक जो क्वेश्चन मिले थे मैंने बताया। अब अभी जो आपको आगे जो इंग्लिश के लिए मैं बता रहा हूँ, पढ़ के जाना है ना, ध्यान से सुनो। इंग्लिश के लिए कुछ पेड वेड चीजें मतलब नहीं खरीदनी है। जो हमारी टॉप 52 रूल्स की जो वीडियोस है ना, उनको आप देखो, या फिर आप वीडियो देख के ना उससे जितने भी मैंने खास करके ग्रामर्स के रूल बताए हैं, वहां से मैंने कहा था 95 to 96% चीजें वहीं से एग्जाम में आती हैं। और आप देखते रहो, देखते जाओ, एग्जाम में वहां से आएगी। देखो वो चीजें पेड नहीं है ना कि मैं जो की तारीफ कर रहा हूँ कि आप मेरी कोर्सेज को बाई कर लो। मैंने किसी भी पेड चीज की तारीफ की ही नहीं अपनी, क्योंकि आप लालच में, मैं मेरे लालच में कि आप बाई करो मेरे को प्रॉफिट होगा। इवन मैंने टेस्ट सीरीज भी फ्री कर दिया आपके लिए। इस बार मेरा फुल सपोर्ट है कि जितना मेरी तरफ से हो सके मैं करूंगा। सिर्फ पीडीएफ हमने पेड रखा है, रीजन क्या ना, कुछ चीजें पेड रखने के लिए, ताकि हमारी जो टीम वर्क करती है उनको भी कुछ पे करना होता है, बिकॉज वो फ्री में नहीं करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आगे से बोलो फिर कुछ काम ही नहीं करेंगे। तो वही सब चीजें कि आपको हमारी जो इंग्लिश की ग्रामर के लिए अगर सोच रहे हो ना, तो ग्रामर के लिए जो 52 रूल्स वाली थी, साथ में प्रीपोजिशन था, फिर 2 वीडियोज में मैंने बनाई थी, उनको आप देख लो। बाकी हाँ, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओ आप जाके। टेस्ट सीरीज जस्ट फ्री है ये, वहां पे प्राइस 1 पॉइंट समथिंग दिख रहा होगा, तो ये भी मैंने फ्री कर दिया एग्जाम से पहले। और पीडीएफ अगर अभी भी लगता है कि आप पढ़ पाओगे तो ही लेना, अगर लगता है कि नहीं पढ़ पाओगे तो बाई भी मत करना है इसको। ठीक है, और कुछ चीजें मैं आपको फिक्स प्रीपोजिशन बता रहा हूँ एग्जाम से पहले, जो कि देख लो। ठीक है, आपके एग्जाम में आने के लिए पॉसिबिलिटी है कि वहां से आ जाए। अब मैं गारंटी तो नहीं कह सकता, बट जिस तरीके से एग्जाम पूछता है ना, उस तरीके से देखो। रिफरेन, एक वर्ड होता है रिफरेन, इनके साथ हमेशा फ्रॉम यूज होता है। क्या मैंने बोला, रेफरेन के साथ हमेशा फ्रॉम यूज होता है। ठीक है, और देखो इसके अलावा मतलब कंफ्यूजन वाला जो है फॉन्डनेस, फॉन्डनेस के साथ क्या लगता है, और एक होता है फॉन्ड। ये दोनों बहुत ही एक जैसे होते हैं लगाव होने के अर्थ में। तो फॉन्डनेस के साथ फोर लगता है, लेकिन फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है, इसीलिए कोई भी एग्जाम में इसको ज्यादा पूछा जाता है। पता है रीजन क्यों? क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होकर उल्टा सीधा आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजों को आप थोड़ा सा मतलब एक तरीके से याद रखोगे तो बेटर रहेगा। इसके अलावा मैं बोलूंगा स्केप। ठीक है, स्केप के साथ फ्रॉम यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट के साथ भी क्या होता है, फ्रॉम यूज होता है। तो ये सभी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक वर्ड हो गया बिलीव, के साथ इन यूज होता है। ठीक है, अगर इसके साथ मैं बोलूं, और जहां तक मेरे को लग पा रहा है एक्यूज का मतलब क्या होता है, दोषी। ठीक है, एक्यूज के साथ लग जाता है ऑफ। ओके, अगर और मैं बोलूं, पिछली बार जिस तरीके से पूछा गया था मैंने, देखो एक वर्ड होता है गेट राइड ऑफ। ठीक है, ये गेट राइड ऑफ, तो ये जो है ना एग्जैक्टली फ्रेज है, किसी से छुटकारा पा जाना। ठीक है, विक्टिम ऑफ, इन सब को थोड़ा सा आप याद रखोगे। ठीक है, बाकी ये सभी चीजें, तो एक और वर्ड होता है कॉन्ग्रेचुलेट। आप मतलब किसी ना किसी शिफ्ट में ये सभी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी। ओके ना, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, मतलब किसी ना किसी शिफ्ट में इनमें से कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा, डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ। बाकी कई जितने क्वेश्चन मिले थे मैंने आपको बताया। और एक वर्ड आप याद रखोगे, कस्टम्ड। ठीक है, एक कस्टम्ड के साथ टू होता है, जिसका मतलब होता है आदत होना। तो ये सभी चीजें ना हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और इन सब को साइड कर दो, और आगे जो पूछा जाएगा वो याद रखना। इनमें से एक ना एक पूछा जाएगा, सीनियर, जूनियर, ठीक है, प्रीफर, इन्फेरियर। ठीक है, और इसके अलावा मैं बोल दूं क्या, इन्फेरियर इसके बाद प्रिफरेबल भी हो जाता है, तो प्रीफर से रिलेटेड हो गया। ठीक है, इसके अलावा मेरे हिसाब से सिमिलर। इन सब के साथ किसी भी कीमत पे टू प्रीपोजिशन आता है। और ये देखो ऊपर की जो चार है ना, इन चारों में से देखना किसी ना किसी शिफ्ट में देगा। आप जिस शिफ्ट में देगा वो खुद कहोगे सर उस वीडियो में आपने बताया था रिव्यू वाले में, और वहां से सवाल आया। ठीक है जनाब, तो चलो बाकी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी फिक्स प्रीपोजिशन की मैंने बताई, नोट्स बना के लिख लो वीडियो को पीछे करके। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं ना,
आप एग्जाम दे के आओ तो हमें व्हाट्सअप कर दो इसी नंबर पे 7279047787 पे, और जेन्युइन क्वेश्चन भेजना गाइज, बिकॉज ये थोड़ा अच्छा लगता है लोगों को सही रिव्यू मिले तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।